हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस अकेडमी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं संधि की। ये देखिए, संधि की 4th क्लास है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास जैसे हम लोगों ने अच्छे से क्लियर की थी, उसी प्रकार हम लोग इस 4th क्लास को भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि की। स्वर संधि को हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि की, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके जो पॉइंट बनते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हालांकि हम इनको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। क्या संधि का शाब्दिक अर्थ? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल करना, यानी कि आपस में मिलाना। संधि का अर्थ होता है मेल करना। और इसका विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका विलोम होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और इसका विलोम शब्द पूछा जाए यानी कि इसका उल्टा पूछा जाए अलग करना। ठीक है, यानी विग्रह। और इसका संधि विच्छेद क्या बनता है? तो इसका संधि विच्छेद बनता है सम प्लस धी बराबर संधि। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे क्या संधि होती क्या है। ऐसे जान लीजिएगा मोटे तौर पर। क्या संधि हम कैसे किसे कहते हैं, हम कैसे जानेंगे ये संधि है। ठीक है, हालांकि कोई भी शब्द है वो एक संधि है। ठीक है, कोई भी शब्द है वो कैसा है? वो संधि है। जैसे देखिए, जो परस्पर दो वर्णों के मेल से बनते हैं, और जो शब्द हम लोग बनाते हैं वो दो वर्णों के मेल से ही तो बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द दो वर्णों के परस्पर मेल से जो इसमें विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, क्या है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार और उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, यानी जो उसमें बदलाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। क्या संधि के प्रकार? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जो हमारी संधि है इसके 3 प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार। ठीक है, देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। क्लियर है? तीसरा प्रकार क्या है? विसर्ग संधि। क्लियर होगी बात? अब देखिए, अब बात आती है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? कि दो स्वरों के परस्पर मेल से बनते हैं, यानी जो समान दो स्वरों के मेल से बनते हैं, या दो स्वरों के मेल से बनते हैं, या विपरीत स्वरों के मेल से बनते हैं, तो क्या होती है? स्वर संधि होती है। लेकिन होने क्या चाहिए? स्वर। ठीक है, तो वहां क्या होती है? स्वर संधि होती है। ठीक, अब बात आती है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एड़ स्वर संधि, और अयादी अयादी स्वर संधि। ठीक है, 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, एड़ और अयादी। ठीक है, क्लियर हो गए? देखिए, हम इस स्वर संधि के 5 प्रकार अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे संधि का दूसरा प्रकार है क्या?
व्यंजन। आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? व्यंजन संधि को। अब देखिए हमारे एग्जामों में जो व्यंजन संधि है इससे प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, यानी व्यंजन संधि के नियमों पर आधारित होती है, कैसे बनाई जाती है। ठीक है, इन सभी को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट बनाइएगा अच्छा सा। क्या? व्यंजन संधि। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। हो गया। अब देखिए अब बात आती है व्यंजन संधि किसके मेल से बनती है। तो देखिएगा जो व्यंजन संधि है ये व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन आदि के मेल से बनती है। यानी कि जो व्यंजन संधि बनाते हैं वहां पर स्वर भी आ जाते हैं। ठीक है, और स्वर संधि में कोई व्यंजन नहीं आता क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं इसलिए। ठीक है, क्या है? किसकी मेल से बनती है? व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार बनेगी कि यदि किसी शब्द में क्या है, यदि किसी शब्द के बाद या किसी व्यंजन के बाद स्वर तथा स्वर के बाद व्यंजन आए तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वहां कौन सी संधि होगी? तो वहां व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कब होगी? जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर का मेल किया जाए या व्यंजन के बाद व्यंजन मिलाया जाए या स्वर के बाद व्यंजन मिलाया जाए, उसके मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है यानी इसमें जो बदलाव आते हैं शब्दों में, तो कौन सी संधि होती है? तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा क्या है कि स्वर संधि के बाद इसकी परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा हालांकि हमारे एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है लेकिन पूछे क्या जाते हैं व्यंजन संधि किसकी मेल से बनती है, लेकिन हमारे जो पॉइंट है यही क्लियर हो गए हैं। फिर भी नोट कर लीजिएगा क्या कि यदि स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद स्वर तथा स्वर के बाद व्यंजन तथा व्यंजन के बाद व्यंजन में जो विकार या उत्पन्न होता है, व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वहां कौन सी संधि होती है? वहां व्यंजन संधि होती है। उत्पन्न होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है या उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो वहां व्यंजन संधि होती है। क्लियर हो गई व्यंजन संधि
किसके मेल से बनती है, उसकी परिभाषा किस प्रकार पूछी जाती है। ठीक है, क्या है कि यदि स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन के बाद व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन या बदलाव आते हैं, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया तरुधन छाया, व्यंजन संधि में किस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। क्या उदाहरण हमारा, तरुधन छाया, तरुधन छाया, तरुधन छाया बराबर क्या होगा, तरुधन छाया बराबर हो जाएगा तरुच्छाया। क्या होगा, तरुच्छाया। ये क्यों होगा, क्या बनेगा इसका, तरुधन छाया बराबर हो जाएगा तरुच्छाया। अब देखिए ये किस प्रकार बना तरुच्छाया, इसके कुछ नियम होते हैं, जब हम इनके नियम डिस्कस करेंगे तो हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे, किस स्थान पर किसके बाद किस व्यंजन के परिवर्तन में चा आता है, किसके परिवर्तन से दा आता है, किसके परिवर्तन से जा आता है। ठीक है, जब हम लोग नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये व्यंजन संधि किस प्रकार बनी, हमने आपको बताया था, जब हम किसी संधि को देखते हैं तो वहां सबसे पहले क्या देखते हैं, जब किसी संधि का मेल करते हैं तो वहां सबसे पहले हम देखते हैं संधि के शब्द। क्या देखते हैं, संधि के शब्द। इसमें देखिए जो संधि बनी है, जो संधि का पहला शब्द या वर्ड है, इसमें जो अंतिम वर्ड है संधि का, पहले शब्द का अंतिमा अक्षर, तो देखिए इसमें अंतिमा अक्षर क्या है, तो इसमें अंतिमा अक्षर है, इसमें क्या है, रू। अंतिमा अक्षर देखिए इसमें है रू। इसमें कौन सा स्वर है, तो इसमें स्वर है दीर्घ उ। क्या है, दीर्घ उ प्लस, और देखिए द्वितीय शब्द का प्रथमाक्षर, तो द्वितीय शब्द का प्रथमाक्षर है छा। क्या है, छा, छा। ठीक है, इतना बना रहने तो क्या है, छा। अब देखिए इसको हमने आपको बताया था, क्या, स्वर के बाद व्यंजन, तो इसमें पहले क्या है, स्वर है, फिर उसके बाद व्यंजन है। जब हमने स्वर प्लस व्यंजन मिलाया तो कौन सी संधि बन गई, तो बन गई हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, और समझिएगा, जैसे हमने इसमें दूसरा उदाहरण लिया, क्या, जगत धन ईश, जगत धन ईश, इसका संधि शब्द क्या बनेगा, जब हम इसका आपस में मेल करेंगे, जब हम इसकी संधि बनाएंगे तो इसकी संधि क्या बनेगी, तो इसकी संधि बन जाएगी जगदीश। जगत धन ईश बराबर जगदीश। क्या है, जगदीश। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर जब व्यंजन संधि में पहले वर्ड में या पहले शब्द का अंतिम अक्षर होगा, अगर उसमें व्यंजन दिया होगा, वो सदैव कैसा होगा, अर्ध व्यंजन आएगा, उसके नीचे सदैव हलंत लगा रहेगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए जगत धन ईश जगदीश बन तो गया है, क्यों बन गया है, तो प्रथम शब्द का अंतिमा अक्षर है इसमें ता, ये ता क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है, प्लस ई। द्वितीय शब्द का प्रथमाक्षर क्या है, तो द्वितीय शब्द का प्रथमाक्षर है ई। हमने अभी आपको बताया था व्यंजन के बाद स्वर आए तो वहां कौन सी संधि होती है, जब व्यंजन के बाद, ये है, व्यंजन के बाद स्वर आए तो वहां कौन सी संधि होगी, तो वहां भी व्यंजन संधि होगी। ठीक है,
तो इसीलिए किसके अंतर्गत जाएंगे, तो ये सारे उदाहरण जाएंगे हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, क्या, जगत धन जननी। नेक्स्ट उदाहरण समझिएगा, जगत धन जननी। अब बताइए जगत धन जननी बराबर क्या हो जाएगा, जगत धन जननी बराबर हो जाएगा जगत जननी। क्या होगा, जगत जननी। क्या बनेगा, जगत जननी। ठीक है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों बना और किस प्रकार बना, या जगत जननी। जगत जननी, ठीक है, चलिए क्लियर हो गए। यानी कि व्यंजन संधि किसके मेल से बनती है और किस प्रकार बनती है, हमने आपको उदाहरण सहित अच्छे से क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे जो व्यंजन संधि के नियम होते हैं, यानी कि जो ये इनमें जो बदलाव आता है, यानी कि किस शब्द, किस वर्ड से कौन सा शब्द परावर्तित होता है। ठीक है, इन सभी को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसको नोट कर लिया सभी ने, चलिए बहुत अच्छे। अब पॉइंट दूसरा बनाइएगा इसी में, क्या, व्यंजन संधि के नियम। क्या बनेगा, पॉइंट रहेगा हमारा व्यंजन संधि के नियम। देखिए व्यंजन संधि के नियम कितने होते हैं, किन नियमों पर व्यंजन संधि आधारित होती है। ठीक है, क्या है, व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियम। देखिए जो व्यंजन संधि के नियम है, व्यंजन संधि के प्रमुख नियम कितने हैं, व्यंजन संधि के प्रमुख नियम 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। प्रमुख नियम 3 है, लेकिन जब वर्णों संबंधित नियम देखेंगे तो का संबंधी, पा संबंधी, ता संबंधी, टा संबंधी, मां संबंधी, ये सभी नियम अलग है। ठीक है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमुख नियम है, जिन नियमों पर आधारित होती है, उनको हम पहले समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए व्यंजन संधि के प्रमुख नियम कितने होते हैं। तो व्यंजन संधि के प्रमुख नियम 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब बात आती है 3 होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं। तो व्यंजन संधि के प्रमुख 3 नियम होते हैं, और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला होगा जत्सत्व व्यंजन संधि। देखिए ये कहीं ज्यादातर कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो सभी लोगों को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। तो इसमें पहला कौन सा नियम है, तो पहला नियम है जसत्व व्यंजन संधि। जसत्व व्यंजन संधि, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है इसी में चरत्व व्यंजन संधि। दूसरा प्रकार क्या है, चरत्व व्यंजन संधि। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है इसका चरत्व व्यंजन संधि। अब बात आती है व्यंजन संधि के तीसरे नियम की। तीसरा नियम कौन सा है, तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम है
निर्नासिक या अनुस्वार व्यंजन संधि। कौन सा है? निर्नासिक या अनुस्वार व्यंजन संधि। निर्नासिक या अनुस्वार व्यंजन संधि। क्लियर हो गए? तो व्यंजन संधि के प्रमुख कितने नियम हैं? तो व्यंजन संधि के प्रमुख 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम है। कौन कौन से? तो पहला है जसत्व व्यंजन संधि, दूसरा है चरत्व व्यंजन संधि और तीसरा है इसी में निर्नासिक या अनुस्वार व्यंजन संधि। निर्नासिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार आप लोग जानते होंगे, जैसे किसी शब्द पर जो बिंदु लगी होती है क्या होती है भाई? हमारी होती है अनुस्वार बिंदु, जैसे ये व्यंजन पर रखी है। ठीक है, क्लियर हो गए? चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? जसत्व व्यंजन संधि। ठीक है, क्या है जसत्व व्यंजन संधि? तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा आप लोग, जसत्व व्यंजन संधि। और देखिए जसत्व व्यंजन संधि क्या होती है? जसत्व व्यंजन संधि से किस प्रकार संधियों का मेल किया जाता है, ये हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ते रहें। तो व्यंजन संधि का यानी कि व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो कौन सा है? जसत्व व्यंजन संधि। जसत्व व्यंजन संधि। अब देखिए जो जसत्व व्यंजन संधि है इसके प्रमुख 2 नियम हैं। क्या है? जो हमारी जसत्व व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का प्रमुख पहला नियम था जसत्व व्यंजन संधि। ठीक है, अब देखिए जो जसत्व व्यंजन संधि है इसके भी 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? इसके भी 2 नियम हैं। ठीक है, जसत्व व्यंजन संधि के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जसत्व व्यंजन संधि का पहला नियम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जसत्व व्यंजन संधि का पहला नियम। देखिए जसत्व व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है? यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, जो जसत्व व्यंजन संधि का पहला नियम है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई घोष व्यंजन आए लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर। पहला नियम क्या है कि यदि किसी वर्ग के, यानी कि वर्ग क्यों बोल रहे हैं, जो हमारे जो हमने व्यंजन पढ़े थे वर्णमाला में, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या थी 25। उन्हीं को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया था। तो उन्हीं वर्गों की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आप लोग ये ना समझे वर्ग क्या है, ये वर्ग वही है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी वर्ग के नहीं, यदि पहले वर्ग के, पहला वर्ग कौन सा होता है? पहला वर्ग होता है का। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला नियम कि यदि पहले वर्ग को छोड़कर कोई भी घोष वर्ग या कोई भी घोष व्यंजन आए लेकिन पंचम वर्ग को छोड़कर। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर इसके उदाहरण समझेंगे किस प्रकार से इससे संधि बनाई जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका पहला नियम क्या है?
यदि वर्ग के पहले वर्ड को छोड़कर क्या है, छोड़कर कोई, कौन सा व्यंजन आए, कोई घोष व्यंजन आए, लेकिन किसको छोड़कर, स्पर्श व्यंजन का पंचमा अक्षर छोड़कर। ठीक है, क्या है, लेकिन पंचम वर्ग या पंचम वर्णों को छोड़कर। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, लेकिन पंचम वर्ड को छोड़कर। ठीक है, ये वर्ग का पहला वर्ड भी छोड़ना पड़ेगा और कौन सा वर्ड, पंचम वर्ड भी छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन अंतिम अक्षर होते हैं वही सारे वर्डों को भी छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए इसमें घोष वर्ड कौन कौन से आएंगे। घोष वर्ड आप लोग जानते होंगे, घोष व्यंजन है, इनको आपने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कराया था जब व्यंजन पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है, घोष व्यंजन। घोष व्यंजन क्या होते हैं कि जिनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय ज्यादा ऊष्मा बाहर निकले, ठीक है, कंपन अधिक हो, वही क्या होते हैं, घोष यानी घर्षण। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अब देखिए घोष व्यंजन कौन कौन से इसमें बताए। पहला वर्ग छोड़ दीजिएगा और अंतिम वर्ग छोड़ दीजिए, फिर कौन कौन से बचे इसमें, तीसरा और चौथा। कौन कौन से बचे, तीसरा और चौथा। आप देखिए तीसरे वर्ड में कौन कौन, तीसरे चौथे वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ठीक है, गा, जा, डा, दा, वा। ठीक है, और इसमें चौथे वर्ग में घा, झा, ढा, धा और वा। ठीक है, हमने आपको बताया था इनको याद करने के लिए कैसे करते हैं, कचरतब, खचरतब, गजरदब और गजरदब, इंगड़दम। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है गजरदब और गजरदब। क्लियर है। आप समझिएगा इसमें किस प्रकार उदाहरण दिए जाते हैं, उनको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। किस प्रकार की संधि पूछी जाती है, इनसे किस प्रकार के संधि शब्द बनते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, हमने इसमें बाकधन, ईस, क्या है, बाकधन ईस बराबर क्या हो जाएगा, बाकधन ईस बराबर हो जाएगा बागीस। क्या हो जाएगा, बागीस। क्यों हो जाएगा, हमने आपको बताया था जब वर्ग के पहले वर्ड, जब किसी वर्ग का पहला वर्ड होगा तो इसमें देखिए पहले शब्द में पहला वर्ड, अंतिम वर्ड क्या है, का। अब इसको छोड़ दिया जाएगा तो इसके बदले जब इसमें परिवर्तन किया जाएगा, का धन ईस बराबर इनको मिलाया जाएगा तो ये बन जाएगा गा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, गा में। का प्लस ई बराबर हो जाएगा गीस। जब हम बाग धन ईस बराबर जब इसको मेल करेंगे तो ये बन जाएगा बागीस। क्या बनेगा, बागीस। क्लियर हो गई। देखिए अब इधर समझिएगा, जैसे इसमें का, चा, टा, ता और पा। देखिए का को गा में परिवर्तित किया जाएगा, चा को जा में किया जाएगा, टा को
डा में किया जाएगा, ता को दा में किया जाएगा, पा को बा में किया जाएगा परिवर्तित। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, क्या दिक धन दर्शन, क्या है दिक धन दर्शन। ठीक है, दिक धन दर्शन बराबर क्या बनेगा, दिक धन दर्शन बराबर हो जाएगा दिग्दर्शन। क्या बनेगा, दिग्दर्शन। और ये दिग्दर्शन क्यों बनेगा, ये जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। दिग्दर्शन, अब देखिए दिग्दर्शन हो तो गया है, ये क्यों हो गया है ये आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो फिर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हमने आपको बताया, ये तो आप लोग जान गए पहले से, जब हम संधि को मिलाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अंतिमा अक्षर। क्या देखते हैं, अंतिमा अक्षर। तो इसमें अंतिमा अक्षर क्या है, का। क्या है, का है, यानी अर्ध का है, और अंतिम दूसरे शब्द का अंतिमा अक्षर क्या है, दूसरे शब्द का अंतिमा अक्षर है दा। हमने आपको बताया था का किसमें परिवर्तित करते हैं, का को दा में का को किसमें परिवर्तित करते हैं, गा में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं, गा में परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए ये क्या बन गया, तो जब हमने का को गा में परिवर्तित कर दिया तो दिक धन दर्शन बराबर दिख दर्शन। क्लियर हो गया, क्या बन गया, दिग दर्शन। ये बात क्लियर हो गई। जैसे और समझिएगा, अगला उदाहरण लिया हमने इसमें बाक धन देवी। क्या है, बाक धन देवी। बाक धन देवी बराबर क्या होगा, जब हम इसका संधि करेंगे, जिसका मेल करेंगे, बाक धन देवी बराबर हो जाएगा बाग देवी। क्या हो जाएगा, बाग देवी, बाग देवी। क्लियर है। अब देखिए इस बाग देवी क्यों हो गया, क्योंकि ये का किसमें परिवर्तित हो गया, का परिवर्तित हो गया गा में। किसमें हो गया ये का परिवर्तित हो गया गा में, तो इसीलिए ये क्या बन गया, बाग देवी। यानी का के स्थान पर क्या आ गया, का के स्थान पर गा आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। जैसे हमने इसमें दूसरा उदाहरण लिया, क्या अच धन अंत। क्या उदाहरण, दूसरा उदाहरण हमारा इसमें अच धन अंत बराबर अचंत। अच धन अंत बराबर क्या बनेगा, सभी लोग कमेंट करें, अच धन अंत बराबर क्या बनेगा, एक बार सभी लोग कमेंट करें, देखें आप लोगों को समझ में आ रहे, आप लोग समझ रहे हो या नहीं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग करें जितने लोग वॉच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या बनेगा, अच धन अंत बराबर, तो अच धन अंत बराबर किसने किसने आंसर दिए, बहुत अच्छे, यानी कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, ऐसे ही समझते चलें। ठीक है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए। परेशानी आएगी क्यों, जब हम अच्छे से क्लियर करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, अच धन अंत बराबर क्या होगा, ये चा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, चा परिवर्तित हो जाएगा जा में। किसमें परिवर्तित होगा, जा में। तो आप अच धन अंत बराबर हो जाएगा अजंत। क्या बन गया, अजंत। क्लियर हो गया, क्यों बन गया, जिनको नहीं समझ में आया वो समझिएगा। चा हमने किसमें परिवर्तित किया था, चा को परिवर्तित कर दिया जा में, और इसका अंतिम अक्षर का
प्रथम अक्षर क्या है, तो अंतिम अक्षर का प्रथम अक्षर है आ। जब इन्हें आपस में इनको मिलाया तो ये बन गया अर्ध चा प्लस लघु आ बराबर ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूर्ण चा हो जाएगा। जब इसको चा को जा में परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जा। ठीक है, ये जा किसके स्थान पर चला जाएगा, तो जा है ये चा के स्थान पर चला जाएगा। ठीक है, क्यों चला जाएगा, क्योंकि जब चा को जा में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार कौन से जसस्व संधि का पहला नियम था। ठीक है, क्या इसमें और उदाहरण समझोगे, जैसे इसमें हमने और उदाहरण लिया क्या, सत धन आयस, क्या है उदाहरण है हमारा इसमें दूसरा, सट धन रूप, सट धन रूप बराबर क्या हो जाएगा, सट धन रूप बराबर हो जाएगा षण रूप। क्या होगा, षण रूप। क्या बनेगा, षण रूप। क्यों होगा, टा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, टा परिवर्तित हो जाएगा ढा में, टा प्लस रा, ये टा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये परिवर्तित हो जाएगा डा में। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा षण रूप। क्लियर हो गया, चलिए तो ये सभी ने नोट किया। देखिए नोट करते हुए चले, ताकि जब हम इसको नोट करते हैं और अच्छे से समझते हैं तो ये याद जल्दी हो जाता है या इसकी भूलने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब इसको हटा दें। चलिए देखिए अब इसका जसत्व संधि का दूसरा नियम देखिएगा। दूसरा नियम क्या है, इसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, जसत्व संधि का दूसरा नियम, जसत्व संधि का नियम नंबर 2। अब देखिए जो जसत्व संधि का दूसरा नियम क्या है, जसत्व संधि के दूसरे नियम के अंतर्गत रखा गया है कि यदि कचट तप यानी कि स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग कौन सा है, का वर्ग, यानी कि कचट तप और पंचम वर्ग आए तो क्या है, पंचम वर्ग आए तो इंगड़नम पंचम वर्ग हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, पंचम वर्ग हो जाता है, यानी कहीं दे भी दिया जाता है और कहीं नहीं भी दिया जाता है, इसलिए वह किसमें परिवर्तित होगा, तो ये सारे हो जाएंगे पंचम वर्ग में ही परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। इसकी परिभाषा नोट कीजिएगा। जो नियम नंबर 2 है ये क्या है कि यदि का चा टा पा, का चा ता और पा, कचट तप और पंचम वर्ग आए तो, पंचम वर्ग या पंचम वर्ण आए तो इंगड़नम हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इनको समझिएगा, इसमें किस प्रकार के उदाहरण दिए जाएंगे, किस प्रकार से संधि बनेगी। अब समझिए, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया क्या, वाक् धन मय,
उदाहरण लिया हमने इसमें बाक धन में बराबर क्या हो जाएगा, बाक धन में, बाक धन में बराबर हो जाएगा बांग्मय। क्या होगा, बांग्मय। क्यों हो जाएगा, हमने आपको बताया, यहां समझिएगा, जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ये देखिए का हो जाएगा न्या में परिवर्तित, चा होगा वा में परिवर्तित, टा होगा ड़ा में परिवर्तित, ता होगा ना में परिवर्तित और पा होगा मा में परिवर्तित। ठीक है, ये किसमें परिवर्तित होंगे, प्रथम वर्ग अंतिम वर्ग में हो जाएगा। ठीक है, जो प्रथम वर्ग है कचत्तक ये अंतिम वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या इसका नियम बनेगा, यदि कचत्तक के बाद, यदि कचत्तक के बाद इंगणनम हो जाता है, ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वो भी सही था, क्या है कि यदि कहीं पर कचटतक वर्ड आए तो कचटतक के बाद इनको किसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो इसको इंगणनम में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पंचमा अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाएगा। चाहे जैसे भी समझ में आए अच्छे से समझिएगा। अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, क्या, दिक धन ना, दिक धन नाक। देखो अब इसका संधि शब्द क्या बनेगा, इसको हम जब मिलाएंगे ये बन जाएगा दिंगनांग। क्या बन जाएगा, दिंगनांग। क्यों बन जाएगा, ये का परिवर्तित हो जाएगा किसमें, इंगिया में। किसमें होगा, इंगिया में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिंगनांग। ठीक है, देखिए और समझिएगा, जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, क्या, सट मास से। क्या है, सर्ण मास, सट प्लस मास। अब देखिए इसका संधि शब्द क्या बनेगा, जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो इसका बन जाएगा, टा किसमें परिवर्तित होगा, टा परिवर्तित हो जाएगा णा में, तो इसका मेल करेंगे, टा किसमें परिवर्तित होगा, ना में, तो ये बन जाएगा, णा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा षण्मास। क्या बना, षण्मास बन गया। क्लियर है, क्या बन गया, षण्मास। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए और समझिएगा, जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, क्या, सट धन मुख, सत धन मुख बराबर क्या हो जाएगा, अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए हमने आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा दिए। तो सत धन मुख बराबर क्या बनेगा, ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ता परिवर्तित हो जाएगा नाम में। किसमें होगा, नाम में परिवर्तित, तो ये क्या बन जाएगा, सन्मुख। क्या बनेगा, सन्मुख, सन्मुख। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो गया, ये नाम में परिवर्तित हो गया, सन्मुख।
मुख। क्लियर हो गया? चलिए, ये था दूसरा नियम। का को यानी कि प्रथम वर्ग को अंतिम वर्ग में परिवर्तित कर देंगे। तो ये जसत्व व्यंजन का द्वितीय नियम था। जसत्व व्यंजन के दोनों नियम हो गए हैं। अब अगला नियम था व्यंजन संधि का। प्रमुख नियम में दूसरा नियम था चरत्व व्यंजन। तो नियम नंबर 2 डालिएगा हम, चरत्व व्यंजन संधि। क्या होगा? चरत्व व्यंजन संधि। नियम नंबर 2 क्या है? चरत्व व्यंजन संधि। नोट कर लिया सभी ने? पॉइंट है हमारा इसमें चरत्व व्यंजन संधि। अब देखिए चरत्व व्यंजन संधि क्या है। चरत्व व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ण व्यंजन आएंगे, इनको किसमें परिवर्तित किया जाएगा, किस प्रकार की संधि बनाई जाएंगी। ठीक है, इनको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो चरत्व व्यंजन संधि है, इसमें यदि इसको निर्धारित किया जाए तो इसकी परिभाषा बनेगी कि यदि दा के बाद क्या, यदि दा के बाद का खा ता था पा फा सा वर्ण आए तो दा के स्थान पर ता हो जाता है। क्या हो जाता है? दा के स्थान पर, तो दा के स्थान पर ता हो जाता है। कौन कौन से? का खा, ता था, पा फा, यानी कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम और द्वितीय वर्ग। ठीक है, कौन कौन से इसमें आएंगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि यदि का खा चा छा टा और ठा ता था पा और फा तथा दा वर्ण आए तो दा तथा दा के स्थान पर तथा दा के स्थान पर क्या आ जाता है? दा के स्थान पर ता आ जाता है। ठीक है, बन गया। तो चरत्व व्यंजन संधि का कैसा नियम है? यदि का खा चा छा टा ठा ता फा ता था तथा पा फा दा के स्थान पर इतने वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्या आ जाता है? तो इसके स्थान पर ता आ जाता है। ठीक है, जैसे अब समझिएगा, हमने इसमें उदाहरण लिया क्या? उद्धन कोच। उदाहरण है हमारा इसमें उद्धन कोच बराबर क्या होगा? उद्धन कोच। तो उद्धन कोच बराबर हो जाएगा उत्कोच। क्या होगा? उत्कोच। क्यों होगा? ये जो दा है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ता में परिवर्तित हो जाएगा। उत्कोच। ठीक है, कौन कौन से वर्ड किसमें परिवर्तित होंगे?
आपको ऐसे समझना है, इस पे का देखिएगा, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा के बाद देखिएगा, के बाद कौन सा वर्ड आए, दा वर्ड आए। कौन सा वर्ड आएगा, दा वर्ड आएगा। उत्कोच पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। दा का के पहले आया। इसमें देखिए जो हमने इसमें आपको उदाहरण दिया, इसमें का के पहले क्या आया, दा, तब ये किसमें परिवर्तित हो गया, तभी ये जाके ता में परिवर्तित होगा। ठीक है, के पहले दा वर्ड आए। ठीक है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये सारे परिवर्तित होंगे। तो ये दा इन सारे के पहले आएगा। किसके किसके, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा के पहले क्या आएगा, दा आएगा। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये जाके किसमें परिवर्तित होगा, ता में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्या है समझिएगा कि यदि का खा, चा छा, टा ठा, ता फा, पा फा के पहले दा वर्ड आए, तो ये दा वर्ड किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये दा वर्ड ता में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया दूसरा, इसमें उद्धन खनन, तो उद खनन का संधि शब्द क्या बन जाएगा, उद्धन खनन। तो उद्धन खनन बराबर क्या हो जाएगा, उत्खनन। क्यों होगा, उत्खनन। अब देखिए उद्धन खनन बराबर हो गया उत्खनन। क्यों हो गया, हमने आपको बताया था, यानी का ये कोई भी वर्ड आ जाए उसके पहले कौन सा वर्ड आए, दा वर्ड आए, तो ये दा वर्ड किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये दा ता में परिवर्तित हो जाएगा। तो दा के स्थान पर क्या आ गया, तो दा के स्थान पर ता आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए और समझिएगा, जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, अधधन अंतर, या इसमें दूसरा ले लीजिए, जैसे उद्धंतर, उद्धंतर बराबर क्या हो जाएगा, उद्धंतर बराबर हो जाएगा उत्तर। क्या होगा, उत्तर। क्यों हो जाएगा, तो ये दा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये दा परिवर्तित हो जाएगा ता में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये चरक तो व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आ गई। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, तो का खा, चा छा, टा खा, ता था, पा फा के पहले दा वर्ड आ जाए तो ता में परिवर्तित हो जाएगा। यही चरक व्यंजन संधि का नियम था। ठीक है, इसके उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो सभी लोग पर क्लास को शेयर करें, शेयर और लाइक तो कर ही दिया करो। ठीक है, चलिए, तो ये सभी ने नोट कर लिया। बहुत अच्छे। अब डालिएगा नियम नंबर 3, नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियम नंबर 3, यानी कि जो व्यंजन संधि का प्रमुख तीसरा नियम का अनुसार
या निरनासिक व्यंजन। तो तीसरा नियम क्या है इसमें? तीसरा नियम है निर्नासिक या अनुस्वार व्यंजन संधि। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। अब देखिए जो निर्नासिक या अनुसार व्यंजन संधि है, इससे किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके किस प्रकार से संधि बनाई जाती है, इसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा कि जो हमारी अनुसार यानी निर्नासिक व्यंजन संधि है, इसकी जो परिभाषा बनी, इसमें जो नियम रखा गया है वो किस प्रकार रखा गया। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यदि माँ के बाद का से लेकर भा तक के वर्ड को छोड़कर, क्या है, यदि माँ के बाद का से लेकर भा तक को छोड़कर माँ का अनुस्वार और पंचम वर्ड हो जाता है। किसको छोड़कर? का से लेकर भा तक सारे स्पर्श व्यंजनों को छोड़कर माँ और पंचम यानी कि जो पंचमा अक्षर निर्नासिक व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। क्या है? यदि का यदि माँ के बाद यानी जो स्पर्श व्यंजन में माँ व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन में ही शामिल है, इसलिए उसको रखा गया कि यदि माँ के बाद का से लेकर भा तक को छोड़कर क्या आ जाएगा? का से छोड़कर, का से वर्ड लेकर और भा तक के सारे वर्णों को छोड़ दिया जाएगा, तो इसके स्थान पर माँ का अनुस्वार, और अनुस्वार का मतलब समझ गए होंगे, जहां पर माँ वर्ड आएगा ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, माँ का, जिसमें ये माँ दिया गया है, माँ का अनुस्वार, माँ का अनुस्वार और पंचम वर्ड हो जाते हैं। पंचम वर्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गया? क्या है? यदि माँ के बाद का से लेकर भा तक को छोड़कर किसको का से लेकर भा तक को छोड़कर का क्या आएगा इसमें? तो इसमें माँ का अनुस्वार हो जाएगा और सारे पंचम वर्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड छोड़े जाएंगे? का से लेकर भा तक के वर्ड छोड़ दिए जाएंगे, और जो इसमें माँ शब्द होगा, माँ वर्ड होगा, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये अंक की बिंदु यानी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, उदाहरण है हमारा इसमें समधन 4। सभी लोग नोट करें, समधन 4 बराबर क्या हो जाएगा? समधन 4 बराबर हो जाएगा
संचार। क्या होगा? संचार। अब आप लोग समझ गए होंगे समधन चार बराबर संचार क्यों होगा। अगर नहीं समझे हो तो सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब समझिएगा समधन चार हमने आपको बताया था, इसमें माँ को छोड़कर माँ के बाद का से लेकर भा को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो माँ शब्द आएगा ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वार बिंदु में, ठीक है, यानी अनुस्वार में। क्लियर है? तो इसीलिए माँ के स्थान पर क्या आ गया? अनुस्वार, ठीक है। क्या आया? अनुस्वार। तो ये समधन चार बराबर बन गया संचार। क्लियर है इतनी बात? जैसे और समझिएगा, जैसे हमने एक और उदाहरण लिया अलम धनकार। क्या है उदाहरण? हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, समझिएगा। अलम धनकार बराबर क्या होगा? अलम धनकार बराबर हो जाएगा अलंकार। क्या होगा? अलंकार। क्यों होगा? अलंकार। ये माँ किसमें परिवर्तित हो गया? ये माँ बिंदु में परिवर्तित हो गया, यानी अनुस्वार बिंदु में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। चलिए इसमें और समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया भयम धन कर बराबर क्या होगा? भयम धन कर। भयम धन कर बराबर हो जाएगा, ये माँ किसमें परिवर्तित होगा? बिंदु में। तो यहाँ पर बिंदु लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? भयंकर। जब इसको मिलाएंगे भयम धनकर का जब मेल करेंगे तो ये बन जाएगा भयंकर। क्या बना? भयंकर। क्यों बना? माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो गया इसलिए, ठीक है। और समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया समधन जीवनी। क्या है? समधन जीवनी। तो समधन जीवनी बराबर क्या हो जाएगा? समधन जीवनी बराबर हो जाएगा संजीवनी। क्या बनेगा? संजीवनी। क्या हो गया? समधन जीवनी बराबर हो गया संजीवनी, ठीक है। और समझिएगा, जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया समधन क्या? समधन तोष। तो समधन तोष बराबर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। समधन तोष। समधन तोष बराबर हो जाएगा संतोष। क्या होगा? संतोष, ठीक है। देखिए हम वही आप लोगों को उदाहरण दे रहे हैं जो आगे एग्जामों में आए हुए हैं, जो आने की संभावना है, इसी प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इतने सारे करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे इसमें हमने एक और उदाहरण लिया समधन चित। और समझिएगा, समधन चित। समधन चित बराबर क्या हो जाएगा? तो समधन चित बराबर हो जाएगा संचित। क्या होगा? संचित, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे इसमें हमने एक और उदाहरण लिया क्या? समधन देह। क्या है? समधन देह बराबर क्या हो जाएगा? समधन देह बराबर हो जाएगा संदेह।
क्या होगा? संदेह। क्लियर हो गया? तो आप लोग समझ गए निरुनासिक यानी अंतर व्यंजन संधि किस प्रकार बनती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, यानी कि जो व्यंजन संधि के प्रमुख तीनों नियम हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो इसके अंतर्गत जो प्रमुख नियम आते हैं इनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक ये आपको आप लोग अच्छे से समझ लें, इससे संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करें और लाइक करें। जो लोग नए हैं इस क्लास में, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग का चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे।